हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो है म्यूचुअल इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखिए क्या होता है, हम इससे पहले सेल्फ इंडक्शन पढ़ चुके हैं। देखिए सेल्फ इंडक्शन क्या होता था कि जब किसी कॉइल के अंदर हम उसी कॉइल के, मान लीजिए इसमें करंट जो हम फ्लो कर रहे हैं, और फ्लो करने के कारण ही इस कॉइल के खुद के अंदर एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है जो इस करंट का क्या करता है, अपोज करता है। उसको तो हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। अब इस वाले कंसेप्ट में हम क्या कर रहे हैं, इस बार हम दो कॉइल ले रहे हैं। यदि हम पहली वाली कॉइल में करंट को चेंज कर रहे हैं तो जो फ्लक्स हैं उस तरह से पास होंगे, ठीक है। जो फ्लक्स होंगे वो दूसरे वाले जो कॉइल में से जो फ्लक्स पास हो रहे हैं उसमें क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे, जिसके कारण दूसरी वाली जो कॉइल होगी ना उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। और इसमें जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका खुद के कारण नहीं हो रहा, किसी और कॉइल के कारण हो रहा है, तो बेटा इसी को हम बोल देते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। पूरे प्रोसेस का नाम क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन। दोबारा सुनिए कि इन ए सिस्टम ऑफ टू कॉइल व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू वन कॉइल, जब करंट वन कॉइल से फ्लो होती है, then gets the change the flux which with the link with the another coil, तो another coil की flux में क्या करती है, changes करती है। hence we will get the induced EMF in another coil, जिसके कारण हमें another coil में क्या मिल जाता है, induced EMF मिल जाता है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन, और इस पूरे फिनोमिना का नाम क्या है स्टूडेंट्स, म्यूचुअल इंडक्शन। इसी के साथ यहाँ पे बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। अभी हम समझेंगे कि वो क्या होता है, ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ है। और इसमें जो बनने वाला ईएमएफ है उसको बोलेंगे म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे हमने जाना कि क्या होता है म्यूचुअल इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए कि अब यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है, यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स चेंज किसके कारण हो रहा है, फर्स्ट वाली कॉइल के करंट के कारण। तो बेटा हम यहाँ से कह सकते हैं कि जितना आप करंट में चेंजेस करोगे उसी अकॉर्डिंग सेकेंडरी वाली कॉइल के फ्लक्स में चेंज होगा। यस स्टूडेंट, तो यहाँ से हम एक बात कह सकते हैं क्या, कि फ्लक्स में चेंज होना सेकेंडरी वाले के प्रोपोर्शनल होता है आई के, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं करंट इन प्राइमरी कॉइल, आईपी से डिनोट कर देते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल। तो फ्लक्स जो भी सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स आ रहे हैं किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, प्राइमरी कॉइल की करंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हम क्या लगा देंगे, हम लगा देंगे इक्वल, और यहाँ पे हम एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसका नाम होता है m, जिसको हम m बोलते हैं, और ये होता है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। या फिर जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस हम इंडक्शन बोल देते हैं, और इसका इंडक्शन, और इसको एम को हम क्या बोल सकते हैं, इसी के साथ हम बोल सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोलेंगे, म्यूचुअल कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, और इसको हम दूसरा नाम कैसे देख सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बोल सकते हैं। तो ये बात आप सभी को क्लियर हुई। देखिए मैं दोबारा आपको थोड़ा सा समरी करता हूँ कि जब हमने फर्स्ट वाली कॉइल में क्या किया, करंट में चेंजेस किया, तो दूसरी वाली कॉइल में क्या हुए, फ्लक्स बदले, और फ्लक्स बदलने के कारण उसमें क्या हुआ, एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया। और फिर सेकंड बात जो मैंने आपसे कही है वो कही है कि जो इसमें जो फ्लक्स चेंज होंगे वो किसके कारण होंगे, फर्स्ट वाली जो सेल है आपने ली है, जो कॉइल ली है, उसमें करंट चेंजिंग के कारण। तो हमने बोला कि यहाँ पे जो फ्लक्स बन रहे हैं वो फर्स्ट वाली कॉइल के करंट के अंदर जो चेंजेस बन रहे हैं, करंट जो है उसके प्रोपोर्शनल होगा। और जब हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो एम आया। यहाँ पे हम एम को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस, और इसको हम ये भी बोल देते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बात आप सभी को क्लियर होगी। अब यदि मैं यहाँ से म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन दूँ, तो यदि मैं आईपी की वैल्यू 1 एम्पियर रख दूं, तो मेरे को पता चल रहा है कि फाई एस किसके इक्वल है, एम के। तो बेटा यहाँ से ही म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन दी जाती है क्या, कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल। तो ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो फ्लक्स लिंक द सेकेंडरी कॉइल के इक्वल होता है व्हेन द करंट फ्लो इन द फर्स्ट कॉइल इज 1 एम्पियर। जब फर्स्ट कॉइल में 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है वो आपका किसके इक्वल हो जाता है, सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स चेंज के इक्वल आपका हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इसी में आगे बात करते हैं कि हमने अभी फॉर्मूला निकाला है फाई एस के लिए,
और वो हमारे पास निकल के आया MIP, ये स्टूडेंट्स निकल के आया। अच्छा, लेकिन आपको पता है कि हम यदि यहाँ से m की वैल्यू निकालें तो थोड़ा हमें डिफिकल्ट होगा, क्योंकि फ्लक्स को कैलकुलेट करना इजी नहीं है, इसलिए हम इसको नेक्स्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। किस तरह से? हमें पता है फ्रॉम फैराडेज लॉ क्या कहता है, जो EMF जो बन रहा है वो फ्लक्स में चेंज होने के रेट के इक्वल्स होता है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, -d MIP लिख दिया मैंने, s की जगह dt, और यहाँ से आपको पता है जो ये m होता है वो कांस्टेंट होता है, और यहाँ पे हो गया DIP अपॉन dt। तो बेटा यहाँ से हम एक एडजेक्ट, और यहाँ पे जो इंडक्ट m जो है जो आपको दिख रहा है उसकी जो यूनिट होती है वो भी एक इंडक्शन है, तो उसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, हेनरी। ठीक है, h से डिनोट कर देते हैं। और यहाँ पे यदि अब हमें डेफिनेशन देनी है तो हम कह सकते हैं कि यदि DIP और dt इज इक्वल्स टू 1 -DIP dt अपन कह सकते हैं डिक्रीज रेट जो करंट में है, यदि वो 1 है तो उस कंडीशन में E किसके इक्वल हो जाएगा, M के। तो बेटा यहाँ से जो डेफिनेशन आपकी दी जाती है वो दी जाती है कि यदि म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द EMF इंड्यूस्ड इन द सेकंड कॉइल, जो यहाँ पे हमने निकाला है म्यूचुअल इंडक्टेंस, वो किसके इक्वल होता है, सेकंड कॉइल में बनने वाली EMF के इक्वल होता है। कब होता है, when rate of change of current in first coil is 1 ampere per second। जब इस फर्स्ट कॉइल में 1 एम्पियर पर सेकंड से करंट चेंज हो रही है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके इक्वल हो जाता है, आपका EMF के इक्वल हो जाता है सेकेंडरी कॉइल में। तो यहाँ से बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट हमें कंक्लूजन मिलता है, क्या ये, ठीक है। तो बात समझ में आई होगी कि हमने सेकंड कंक्लूजन कहाँ से निकाला है, फैराडेज के एक्सपेरिमेंट से। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड कि यदि हमने इससे पहले सेल्फ इंडक्टेंस किसके लिए निकाला था, सोलेनॉइड के लिए निकाला था, इसी तरह से हम म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे यदि दो सोलेनॉइड्स इस तरह से रखे हुए हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आप सभी, यदि हमने यहाँ पे जो एक तो सोलेनॉइड लिया है S1 और दूसरा हमने लिया है S2, पहले वाले में से हम करंट फ्लो कर रहे हैं I1, तो दूसरे वाले में क्या आएगा, EMF बनेगा। ठीक है, इनकी जो लेंथ ली है वो हमने लिया है L, इनका जो एरिया लिया है एरिया A, ठीक है, एरिया A है, और साथ ही हमने इसमें बोला है ये जो एरिया कवर बना रही है वो A बना रही है। अब मान लिया हमने जो पहली वाली कॉइल है उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है N1 है, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है N1, तो पर यूनिट कितने बन जाएंगे, तो पर यूनिट बन जाएंगे N1 अपॉन L। ठीक है, इसी तरह से जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें मान लिया हमने नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, और पर आपके निकाले पर लेंथ के हिसाब से तो वो बन जाएंगे आपके N2 अपॉन N। बेटा एक बात मैं आप सभी से कहता हूँ, यदि आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखें, क्योंकि हर एक चीज़ दूसरी चीज़ से क्या है, कनेक्टेड है। यदि आप पुराने वीडियोस नहीं देखेंगे तो आपको फर्दर चैप्टर समझ में नहीं आएंगे। तो इसलिए मैं आपसे बाबर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप पुराने वीडियोस जरूर देखें, और उसके बाद आगे के वीडियोस तो देखें ही देखें। ठीक है, तो आप पुराने वीडियोस यदि देखेंगे तो आप सब्जेक्ट से क्या होंगे, स्टूडेंट्स लिंक रहेंगे। पुराने वीडियोस जरूर देखिए। तो और पढ़ाई जरूर करिए, कम से कम फिजिक्स को 1.5 आवर स्टडी करनी ही करनी है आपको अपने घर पे, यदि आपको अच्छे मार्क्स से गेट करना है, पास होना है। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं कि मैंने N1 मुझे पता है ये सब चीज़ें। अब मैं इसमें बात कर रहा हूँ कि इसमें फ्लक्स चेंज कितना हो रहा है फर्स्ट कॉइल में। ठीक है, फर्स्ट कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड कितना बन रहा है, तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड S1, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, म्यू नॉट N1 I1 यही होता है। तो इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड कितना बन रहा है फर्स्ट सोलेनॉइड में, म्यू नॉट N1 I1। अब यदि हम फ्लक्स की बात करें, मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड सोलेनॉइड, तो कितना बन रहा है स्टूडेंट्स, S2, और ये कितना बन रहा है इनसाइड सोलेनॉइड S1 की ही हम बात कर रहे हैं। तो आपको पता है फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, BA, और यहाँ पे हम जब बात करेंगे फर्स्ट के लिए बात कर रहे हैं तो म्यू नॉट, यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं N1 I1 A1। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने क्या निकाल लिया, फ्लक्स। अब यहाँ पे बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फ्लक्स इन फॉर 1 टर्न किसके लिए निकाला है, फॉर 1 टर्न। अभी तो हम केवल एक ही टर्न की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, केवल एक टर्न की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास ये निकल के आया
ठीक है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यदि हम निकालें n टर्न्स के लिए तो n मैग्नेटिक फ्लक्स टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स बोल देते हैं, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड सोलेनॉइड S1 क्या हो जाएगा, φ1 = V1, वो सॉरी इस पूरे को ही लिख देते हैं, μ0 N1 I1 A1 और ये किससे इंटू हो जाएगा, N से। ये हमारे पास क्या गया, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स सोलेनॉइड 1 के कारण। अब आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो कॉइल इन दोनों का एरिया एक है, ठीक है, इन दोनों का एरिया एक है। अब जितने फ्लक्स फर्स्ट वाले में चेंज होंगे सेम उतने ही फ्लक्स एक दूसरे को इस तरह से म्यूचुअली बाउंडेड है, तो उतने ही सारे फ्लक्स किस में चले जाएंगे, H2 में भी चले जाएंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स फर्स्ट के कारण बनना और मैग्नेटिक फ्लक्स सेकंड वाली कॉइल के कारण बनना दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। पहले वाले सोलेनॉइड से जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहे हैं सारे के सारे किस में ट्रांसफर हो जाएंगे, सेकेंडरी सोलेनॉइड में। तो यहाँ पे हम ये बात कह सकते हैं कि जो फर्स्ट में जो फ्लक्स बन रहे हैं, ठीक है, तो सारे के सारे किस में चले जाएंगे, सेकेंडरी में, सेकेंडरी सोलेनॉइड में ट्रांसफर हो सकते हैं, क्योंकि दोनों का एरिया एक है तो फ्लक्स भी सेम उसी तरह से चेंज हो जाएंगे। तो हम बोल देंगे टोटल, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद H2, तो हमने बोल दिया φ2 = ये दोनों बराबर ही रहेगी, N1 I1 A1 और नंबर ऑफ टर्न्स इसके लिए कितने हैं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे N2, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स इसके लिए कितने हैं, N2, ठीक है। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड सोलेनॉइड S1 ये है, और इसके लिए जब हम बात करेंगे तो इसके लिए कितने, यहाँ पे तो एक फ्लक्स एक कॉइल के कारण था, यहाँ पे आप समझ सकते हैं ये तो इसके लिए था, लेकिन जब हम इसके लिए बात कर रहे हैं, सोलेनॉइड के लिए बात कर रहे हैं, तो हमने एक टर्न का निकाल लिया, उसको किससे इंटू कर दिया, N2 से। तो हमारे पास ये क्या मिल गया, मैग्नेटिक फ्लक्स किसके कारण मिल गया, लिंक मिल गया कि सोलेनॉइड H2 के साथ कितना मैग्नेटिक फ्लक्स आपका लिंक है, ये हमें पता चल गया। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए ये हमने बात कर ली। अब हमने देखा है, हमने एक जो आपने पढ़ा है उसमें आपने पढ़ा है कि जो एक तो ये फॉर्मूला पढ़ा है, एक आज हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि φ2 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, m और आपका हम बोल सकते हैं IP, ठीक है, MIP के इक्वल होता है। तो φ2 की जगह हम ये वाली वैल्यू पे पुट कर सकते हैं, तो MIP = μ0 N1 I1 A1 ये हो गया आपका N2। तो यहाँ से आपके पास ये IP ही चल रहा है आपके पास, है ना, IP, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने देखा तो IP से क्या हो गया, IP कट हो गया और यहाँ से हमारे पास M की वैल्यू मिल गई, μ0 N1 N2 A1, ठीक है, यहाँ पे A1, और इस N2 का आप चेंज कर सकते हो और इसको लिख सकते हो N2L, क्योंकि आपको मैंने बता रखा है कि यदि मैं N2 की वैल्यू निकालूं तो N2 × L आ जाएगी। तो यहाँ से M की वैल्यू आपके पास आ गई निकल के, μ0 N1 N2 A1 तो क्या चल रहा है, एरिया तो सब दोनों का सेम ही है, ठीक है, तो एरिया को मैं A1 नहीं लिखूंगा तो AL, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू निकल के आ गई कि फर्स्ट कॉइल में कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस बन रहा है। तो ये फर्स्ट कॉइल, वो सेकंड कॉइल में कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस बन रहा है, किसके कारण, फर्स्ट के कारण। यस स्टूडेंट, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इन सेकंड कॉइल ड्यू टू रेस्पेक्ट टू 1, और सेम इसी तरह से जब आप निकालोगे कि अब की बार आप करंट यदि सेकंड वाली में फ्लो करोगे तो उसी सेकंड वाली में फ्लो करोगे तो भी आपके पास जो M12 निकल के आएगा वो आपके पास निकल के आएगा यही N1 N2 A×L। तो आपके पास M12 भी यही निकल के आया, M21 भी। M21 का मतलब क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक क्वांटिटी मिलती है M21, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से हमें ये वाली बात क्लियर होती है। तो बात सभी को समझ में आई। यहाँ पे हमने जो निकाला है वो निकाला है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 लॉन्ग सोलेनॉइड्स की। हमने बात करी कि 2 सोलेनॉइड्स को हम इस तरह से लिंक कर देते हैं, तो हमने निकाला कि इसमें जो फ्लक्स बन रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, वो ये बन रहा है, मैग्नेटिक जो फ्लक्स बन रहा है वो 1 टर्न के लिए इतना बन रहा है। यदि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड सोलेनॉइड S1 की हम बात करें तो ये बन रहा है। अभी जो फ्लक्स बन रहा था इनसाइड सोलेनॉइड फॉर 1 टर्न,
यदि ये सारा का सारा किस में चला जाएगा, सेकंड वाली कॉइल में भी जाएगा। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स यदि हम निकालें कि S2, तो S2 में तो टर्न्स अलग हैं, N2 टर्न्स हैं, तो सारा का सारा जो एक्सेप्ट होगा वो N2 टर्न्स के अकॉर्डिंग होगा। तो 1 टर्न के अकॉर्डिंग इतना है, तो N2 टर्न्स के अकॉर्डिंग कितना होगा उसको N2 से मल्टीप्लाई कर दिया और phi2 की वैल्यू हमने पुट कर दी, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि phi2 किसका होता है, M IP के होता है। और यहाँ से हमने phi2 की वैल्यू पुट करके हमने यहाँ से M21 निकाल लिया, M21 निकाल लिया। और यहाँ से ऐसे ही सिमिलर सेम प्रोसेस है, यदि हम फर्स्ट में कॉइल में, सेकंड कॉइल में यदि हम करंट फ्लो करते हैं सेकंड सोलेनॉइड में, तो यहाँ से हमारे पास रिलेशनशिप आता है M12 म्यू नॉट N1 N2 AL। तो यहाँ से हम कह सकते हैं M इक्वल्स टू M12 और M21। तो हम कह सकते हैं इट्स सो ए गिवन पेयर ऑफ कॉइल्स हैज यूनिक वैल्यू ऑफ इट कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो कोई भी कॉइल का यदि एक पेयर दिया होगा उसके लिए जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होती है वो अलग एक हटके होती है। और हम कह सकते हैं वेदर करंट इज मेड ऑफ फ्लो थ्रू कॉइल 1 या कॉइल 2, चाहे आप करंट 1 में से फ्लो करें चाहे करंट कॉइल 2 में से फ्लो करें, एक गिवन पेयर के लिए दी जाएगी। ठीक है, जो भी हमें पेयर दिया होगा उसके लिए हम म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल पाएंगे। यहाँ तक की बात आप सभी को क्लियर हुई स्टूडेंट्स? ठीक है, अब हम फैक्टर्स की बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स म्यूचुअल इंडक्टेंस को इफेक्ट करते हैं। तो हम पहला बात करते हैं ज्योमेट्री, कि उसकी शेप कैसी है, उसकी साइज कैसा है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं किसी कॉइल में, तो एक तो उस पर डिपेंड करेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस जो फैक्टर होगा। सेकंड हम बात करते हैं नेचर ऑफ मटेरियल, कि हम किस नेचर का मटेरियल ले रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मटेरियल जो आप ले रहे हैं उसका नेचर क्या है। दो कॉइल्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि दो कॉइल्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है। और द रिलेटिव प्लेसमेंट ऑफ कॉइल, रिलेटिव प्लेसमेंट कि आपने कॉइल को रखा किस तरह से है। ठीक है, आपने कॉइल को रखा किस तरह से। तो बेटा इसको समझने के लिए इसको हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। तो देखिए, तो देखो कि द रिलेटिव प्लेसमेंट ऑफ ए कॉइल, तो हम बहुत इसका फर्स्ट केस पढ़ते हैं। यदि मान लीजिए कॉइल इस तरह से रखी हो और दूसरी कॉइल इस तरह से, तो इन दोनों के बीच में जो कपलिंग होती है वो क्या होती है, बिल्कुल जीरो होती है। यहाँ पे जो कपलिंग कांस्टेंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो होता है वो आपका बिल्कुल जीरो होता है, लिंक इसमें करते ही नहीं है। और म्यूचुअल इंडक्टेंस भी इस केस में क्या होता है, जीरो होता है। तो रिलेटिव प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं कि हम कॉइल्स को किस तरह से रखें। तो इस वाले केस में रिलेटिव में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस मिलता है वो क्या मिलता है, जीरो मिलता है। यदि मान लीजिए एक कॉइल इस तरह से और दूसरी कॉइल इसके ऊपर इस तरह से बाउंडेड है, अभी हमने पढ़ा था सोलेनॉइड का एग्जांपल, इस कंडीशन में हमें सबसे ज़्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस मिलता है। और यहाँ पे के की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग होता है 1, अभी समझा दूंगा कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होता है। और यहाँ से मैं एम की वैल्यू जो निकल के आती है L1 L2 का 1/2 पार्ट, मतलब क्या हुआ इसका, L1 L2 दैट इज द सेल्फ इंडक्टेंस, कि दोनों कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस का 1/2 के बराबर क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है इस वाले केस में। जब कपलिंग कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होती है, 1 होती है। इसी तरह से जब कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की वैल्यू इस तरह से कॉइल्स रखी हुई हैं, उस कंडीशन में कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की वैल्यू ये बनती है कि लेस देन 1 होता है। और m जो होगा वो भी लेस देन होगा किससे, L1 L2 के 1/2 से। और यहाँ पे जब हम कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की बात करते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के जो आपका आता है वो क्या निकल के आता है, k इक्वल्स टू m, ये फॉर्मूला है m√L1 L2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का फॉर्मूला है, जहाँ पे m तो म्यूचुअल इंडक्टेंस है और L1 L2 आपके सेल्फ इंडक्टेंस है। तो आज के टॉपिक में इतना ही स्टूडेंट्स, आप सभी अपने घर पे पढ़ाई करते रहें, मेहनत करें, फिजिक्स पढ़ें डेली, क्योंकि फिजिक्स यदि आप डेली नहीं पढ़ेंगे, वीडियो को कंप्लीट पूरा देखा करें, वीडियो को बीच में ना छोड़ा करें। और यदि आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात आपको समझ में आएगी, आगे के चैप्टर समझ पाएंगे, तब आपको ये चैप्टर्स होंगे, तो आएंगे तभी आएंगे आगे के चैप्टर आपको समझ में। तो ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।